A very big hello to all the students. I'm here with the solution of the PSET paper. So let's start without wasting time. The very first question of the botany part of biology is, let's talk about that. What is this? They are talking about respiration, and kaun sa respiration? Aerobic respiration. Let's understand that. Question number 31. What is aerobic respiration? चलो एक बार flow chart देखते हैं. We are having the very first part which is glucose. Glucose यहाँ पे जब टूटता है, glucose is a 6 carbon compound and it breaks down into 2 molecules of pyruvic acid. ठीक है ना? 2 molecules of pyruvic acid. तो ये कितना कार्बन है? 6 कार्बन. ये कितना कार्बन है? 3 कार्बन. So automatically it has to be the 2 molecules of it. तो बैलेंस तो करना पड़ेगा. But where do you have that? That occurs in the cytoplasm. तो इसका मतलब this step which is there is seen in case of aerobic and anaerobic both of it. अब ये जो pyruvic acid है एंटर करता है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया. माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करने से इट अंडरगोज द क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल से पहले वो क्या करता है? इट अंडरगोज व्हाट? एन इंटरमीडिएट स्टेप. उस इंटरमीडिएट स्टेप में क्या होता है? pyruvic acid क्या बन जाता है? एसिटाइल कोएंजाइम A. एसिटाइल कोएंजाइम A. एंड बाय फाइनली दिस कन्वर्ट्स इनटू व्हाट? द प्रोडक्ट ऑफ क्रेब्स साइकिल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी. दैट मीन्स ये जो pyruvic acid है जब माइटोकॉन्ड्रिया में चली गई तो क्या बनाएगा? It's going to form carbon dioxide, water and energy. वैसे भी what is respiration? Respiration is a breakdown of the complex molecules into simpler ones. और वो simpler one क्या है? Carbon dioxide, water and finally energy. तो देखो इसको क्या बोल रहा है? Glucose into pyruvic acid. ठीक है, pyruvic acid is pyruvate. When I put the charge for it, where do you have that? Cytoplasm. So that means the first A option में पहला part is clear. फिर वो पायरुवेट जो है कहाँ पे एंटर किया? माइटोकॉन्ड्रिया में. फाइनली क्या देता? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी. दैट मीन्स द ए ऑप्शन आउट हियर हैपेंस टू बी करेक्ट. फिर भी लेट्स सी द सेकंड ऑप्शन. ग्लूकोज पायरुवेट साइटोप्लाज्म करेक्ट. पायरुवेट अगेन साइटोप्लाज्म, दैट इज रॉन्ग आउट हियर. सी ऑप्शन में ग्लूकोज पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया, विच इज रॉन्ग. Glucose pyruvate mitochondria, so that is wrong. So therefore the answer for question number 31 happens to be the A option. Fine. Question number 32. Which of the following one is haploid? I hope आप सबको पता है हम लोग diploid हैं. हमारे every part of our body is having 46 chromosome और 23 pairs of it. बट हमारी बॉडी में एक ही ऐसा चीज, आई एम टॉकिंग अबाउट माई बॉडी, एक ही ऐसा चीज है विच इज द एग. वो क्या है? हैप्लॉइड. और मेल्स की बॉडी में एक ही ऐसा चीज है जो हैप्लॉइड कौन है? दैट इज नोन एज स्पर्म. बट ये दोनों क्या चीज है? बोथ ऑफ दीज हैपेंस टू बी द गैमेट्स. अब देखते हैं इसको. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हैप्लॉइड? जाइगोट. जाइगोट हमको पता है मेल एंड फीमेल को फ्यूजन से बनता है. सो जाइगोट ए जो है मेरे पास क्या है? डिप्लॉइड है, फ्यूजन से बना. बी क्या है? फीटस. फीटस इज नथिंग बट द जाइगोट कन्वर्ट्स इनटू फीटस, जिसको हम एम्ब्रायो भी बोल देते हैं. व्हाट इज दैट? डिप्लॉइड. सी इज व्हाट? गैमेट्स. दैट मीन्स अगर एग होता या स्पर्म होता या गैमेट है, ऑल ऑफ दिस आर व्हाट? हैप्लॉइड. सो दैट मीन्स मेरे पास आंसर इसका क्या आ गया? द ऑप्शन नंबर सी विच इज हैप्लॉइड. व्हेन आई टॉक अबाउट द एम्ब्रायो, ऑब्वियसली एम्ब्रायो भी मेरे पास क्या है? डिप्लॉइड है. फाइन. सो देयरफॉर द आंसर फॉर 32 हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन. Let's talk about question number 33. चलो देखते हैं. Which of the following statements is correct or are correct? मतलब एक से ज्यादा भी करेक्ट हो सकता है. Pyruvate can be converted into ethanol and carbon dioxide by yeast. Very correct. पहली बात देखो, हमारे पास ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज बनाता है what? Pyruvic acid. ठीक है ना? ये बना दिया हमारे पास कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में. अभी मैंने आपको बता दिया दिस इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. तो ये करेक्ट है. अब ये पायरुविक एसिड अगर बनाता कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी तो मैं उसको एरोबिक बोलती. बट दिस पायरुविक एसिड कैन कन्वर्ट इनटू इथेनॉल. इथेनॉल मतलब अल्कोहल, प्लस साथ में ये कार्बन डाइऑक्साइड भी देता है. सभी अल्कोहल में नहीं, शैंपेन में है, बियर में है. दिस इज कार्बोनेटेड आउट हियर. बट ये कन्वर्ट कौन करता है? दिस इज डन बाय सैक्चारोमाइसिस व्हिच इज नोन एज ईस्ट. सो इज द फर्स्ट वाला करेक्ट आउट हियर? यस, द ए ऑप्शन और द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. लेट्स रीड द सेकंड वाला. Fermentation takes, and what is this known as? This is known as fermentation. Fermentation takes place in aerobic bacteria. No, fermentation is what? Anaerobic in nature.
ठीक है, वो एनारोबिक में होता है। कौन कौन करता है? बैक्टीरिया करता है, बट कौन करता है? एनारोबिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे क्या लिख दिया? सेकेंड ऑप्शन में एरोबिक बैक्टीरिया लिख दिया, सो दैट इज रॉन्ग आउट हियर। वैसे भी फर्मेंटेशन इज एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो एनारोबिक ही करेगा ना। फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, नो, फर्मेंटेशन इज एनारोबिक, बट माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? एरोबिक, सो दैट इज अगेन द थर्ड ऑप्शन इज अगेन रॉन्ग आउट हियर। चलो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, स्टेटमेंट देखते हैं। फर्मेंटेशन इज अ फॉर्म ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन, यस, मैंने आपको बताया वो एनारोबिक होता है, सो दैट मीन्स दिस इज करेक्ट। सो टेक्निकली मेरे पास फर्स्ट एंड द फोर्थ ऑप्शन इज राइट आउट हियर, या स्टेटमेंट्स आर राइट। लेट्स रीड द ऑप्शन नाउ। 1 and 3, 1 is correct, 3 is wrong, so this is not the answer. 2 and 4, 2 is wrong, 4 is correct, this is not the answer. 1 is correct and 4th is correct, therefore the answer for the question happens to be the C option. Fine? चलिए 34. Offsprings formed by asexual method of reproduction. Sexual method means जहाँ पे दोनों gametes बनता है, उनका fusion होता है, that is sexual reproduction. Asexual means जहाँ पे gametes सब नहीं बनते। Reproduction have greater similarity among themselves because obviously हमारे पास में asexual में हमारे पास similarities होता है because वहाँ पे एक parent involved होता है। So let's talk about the options now. Let's read the first option. Asexual reproduction involves only one parent, which is very correct. Asexual reproduction में एक ही parent है और उसमें अगर sexual होता तो 2 parents होते। Asexual reproduction does not involve the formation of gametes. Normally gametes नहीं बनते हैं। आप high level पे जब जाएंगे तो कभी कभी you may have the gamete formation, but यहाँ पे does not involve the gamete formation. So B option is also correct. ठीक है? Let's read the third option. Asexual reproduction occurs before sexual reproduction. ऐसा कुछ नहीं है। कुछ प्लांट्स ओनली asexual से करते हैं, कुछ ओनली सेक्सुअल से करते हैं, कुछ दोनों से करते हैं, बट उससे पहले उससे बाद से कुछ लेना देना नहीं है। So that is third option is wrong out here. Let's read the further. Fourth option देखते हैं। What is the fourth option now? Asexual reproduction occurs after sexual reproduction. मैंने बोला ऐसा भी कुछ नहीं है कि उसके बाद होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। So this is also wrong. So therefore the answer which is correct is 1 and the second statement, and यहाँ पे कहाँ पर है? तो A option is 1 and the second statement out here. First and the second statement. Fine. चलिए. Let's talk about question number 35. Okay. 35 is a diagrammatic question. इसमें अगर देखो it's a seed out here. सपोज हम ग्राम सीड लेते हैं, पी सीड लेते हैं, पानी में डालते हैं, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस? इट ओपन्स अप। तो आपको क्या दिखाई देगा? ऐसा वाला 2 पोर्शन है विच इज द मेन पार्ट ऑफ द सीड, एंड व्हाट आर दिस नोन एज? कॉटिलिडन्स। एंड बिकॉज पी ग्राम हैपेंस विद डाइकॉट, तो 2 कॉटिलिडन दिखाई देगा। फिर हमारे पास में ऐसा एक पोर्शन आता है जो नीचे की साइड जाता है, विच इज सेड टू बी फॉर्मिंग द रूट, पर रूट किससे आता है? रेडिकल से। फिर हमारे पास ऐसा एक पोर्शन आता है जो ऊपर जाता है, एंड वो ऊपर की साइड जा रहा है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉफिक है, दैट इज गोइंग टू फॉर्म द शूट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लूमल। ठीक है ना? अब देखो कैसे लेबल करना है। दिस इज रिटन एज ए, दिस इज रिटन एज बी, दिस इज रिटन एज सी। तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ गया ए इज प्लूमल, बी इज कॉटिलिडन, सी इज रेडिकल। तो देखो कौन सा है? ए मेरे पास में, लेट्स गो फॉर इट। व्हाट इज दिस? पहला वाला क्या है? प्लूमल। फिर मेरे पास क्या है? कॉटिलिडन। फिर मेरे पास क्या? रेडिकल। देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द सी ऑप्शन। ठीक है ना? सीक्वेंस वाइज प्लूमल, कॉटिलिडन एंड रेडिकल। फाइन। चलिए 36. द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, आई होप आप सबको पता है, हम लोग के पास में मेल एंड फीमेल में हमारे पास 22 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर सेम. What are these 22 pairs of chromosomes known as? This is known as what? Autosomes. What are these known as? Autosomes. तो ये हमारे पास सेम है, तो हमको नहीं मालूम पड़ता मेल कौन सा, फीमेल कौन सा. But a female which is there is having the 23rd chromosome which is known as XX, and a male is having XY. That means X से भी नहीं मालूम पड़ता कि ये मेल है कि फीमेल, बिकॉज दोनों के पास, हाँ दोनों X हो गए तो मालूम पड़ता है वो क्या फीमेल. बट मेनली किसने डिटरमाइन किया कि मेल है कि नहीं? इट इज दिस क्रोमोसोम, द क्रोमोसोम नंबर Y, या क्रोमोसोम Y डिटरमाइंस द मेलनेस आउट हियर. The X chromosome in the zygote, this is the zygote out here. X chromosome से नहीं मालूम पड़ता बिकॉज वो मेल में भी है फीमेल में भी है. हाँ अगर लिखा था both X chromosome in the zygote तो वो फीमेल बताता है. Y chromosome in the zygote, yes, the option number B is very correct. फिर भी हम थर्ड भी पढ़ लेते हैं. The cytoplasm of the germ cell which determines the sex. No, cytoplasm does not determine the sex out here.
सेक्स इज डिटरमाइंड बाय चांस, कोई ऐसा नहीं बाय चांस नहीं है, दिस इज व्हाट ओनली बाय द फ्यूजन, दोनों एक्स आया तो फीमेल, एक एक्स एक वाई आया तो मेल, सो देयरफॉर द आंसर फॉर द क्वेश्चन हैपेंस टू बी द बी ऑप्शन। फाइन, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द क्वेश्चन नंबर 37 which is Mendel's dihybrid cross, but if you look at that थोड़ा सा घुमा के किया है, so please read the question carefully। चलिए देखें 37 में हमारे पास में क्या ले लिया उसने ले लिया ये कॉम्बिनेशन कैपिटल R एंड स्मॉल y। What is it standing for? राउंड एंड क्या है, राउंड एंड ग्रीन सीड्स, ठीक है। और इस साइड में क्या ले लिया, राउंड का ऑपोजिट क्या है, रिंकल्ड है, और रिंकल्ड इज अ रिसेसिव फीचर, फाइन, बट ये ग्रीन जो है रिसेसिव है तो उसको हमने क्या ले लिया, डोमिनेंट फीचर। व्हाट इज दैट, येलो। अब मैं इसको क्रॉस कराऊंगी तो आई एम गोइंग टू गेट दिस हेट्रोजाइगस। तो हेट्रोजाइगस से क्या आएगा, इट विल बी राउंड ओनली, और उससे क्या आएगा, इट विल बी रिंकल्ड, फाइन, यही आएगा। इफ आई गो फॉर सेल्फ फिंगर्ड तो मेरे पास में 4 टाइप का ऑफस्प्रिंग होगा फिनोटाइपिकली। क्या होगा, एक मेरे पास आएगा राउंड एंड ग्रीन, एक मेरे पास आएगा रिंकल्ड एंड येलो, एक मेरे पास आएगा राउंड एंड येलो, एक मेरे पास आएगा रिंकल्ड एंड ग्रीन, यही आएगा। अब उसने क्या पूछा, व्हेन F1 आर सेल्फ, बट दिस इज बीन सेल्फ, द F2 progeny will have new combination of the characters, न्यू कॉम्बिनेशन आएगा, चूज द न्यू कॉम्बिनेशन। तो मेरे पास में राउंड एंड ग्रीन तो ओरिजिनली है ही, रिंकल्ड एंड येलो ओरिजिनली है ही, तो मेरे पास न्यू कॉम्बिनेशन क्या आया, राउंड एंड येलो एंड रिंकल्ड एंड ग्रीन। सो ऑप्शन में देख लेते क्या है, पहला ऑप्शन बोलता है राउंड एंड येलो, दैट मीन्स फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड बोलता है राउंड एंड ग्रीन, नहीं, राउंड एंड ग्रीन तो ओरिजिनल था, रिंकल्ड एंड येलो भी ओरिजिनली था, रिंकल्ड एंड ग्रीन दैट इज फोर्थ। Therefore, the answer for this happens to be 1 and 4. And which option is that? That is option number B. घबराना नहीं है, क्योंकि हमारे पास में बुक्स में क्या लिखा है, राउंड एंड येलो लिखा है, रिंकल एंड ग्रीन लिखा है, बट हमने यहाँ पे घुमा दिया आपके लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, इन द गिवन फूड चेन सपोज द अमाउंट ऑफ एनर्जी एट द 4th ट्रॉफिक लेवल इज 5 किलो जूल्स, बट उसके पहले दिस इज ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास क्या लॉ है, 10% एनर्जी फ्लो, यही है ना। दैट मीन्स हमारे पास T1 है, T1 से T2 में, T3 में, T4 में, T5 भी लिखा हो यहाँ पे, चलो T5 लिखा है। पहला मेरे पास T1 में लिखा ग्रासेस। व्हाट आर ग्रासेस, ग्रासेस आर द प्रोड्यूसर्स। फिर उसके पर ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर जो है मेरे पास हर्बीवोर है यहाँ पर, ठीक है। फिर मेरे पास में आ गया फ्रॉग विच इज द फर्स्ट कार्निवोर, फिर मेरे पास आ गया स्नेक विच इज द सेकेंड कार्निवोर, एंड द टॉप कार्निवोर आउट हियर इज हॉक। अब द पॉइंट इज यहां से ग्रासेस आर हैविंग मैक्सिमम एनर्जी, वो अपना 10% इसको देगा, किसको, ग्रास हॉपर को। ग्रास हॉपर से कितना जाएगा, 10% आउट हियर, एंड ऐसे करके जाएगा। अब द क्वेश्चन सेज दैट 4th ट्रॉफिक लेवल, कौन है 4th ट्रॉफिक लेवल, ये 4th ट्रॉफिक लेवल के पास में कितनी एनर्जी है, 5 किलो जूल्स। अब पूछा है व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल एट द प्रोड्यूसर लेवल, दैट मीन्स इसका ढूंढना है। तो चलो हम पीछे चलते हैं। यहां से मैंने इससे एनर्जी ली थी, जब मैंने इससे एनर्जी ली थी तो कितना परसेंटेज इसके पास आया, ओनली 10%। तो 10% ऑफ डैश इज 5, व्हाट इज दिस, ऑब्वियसली 50 किलो जूल्स। मैंने आपको सिखाया था, एक जीरो कम कर लेना। फिर यहाँ पे ग्रास हॉपर से इसके पास कितनी आई थी, 10, दैट मीन्स 10% ऑफ डैश इज व्हाट, 50। तो क्या होगा आंसर यहाँ पे, 500 किलो जूल्स। फिर उसके पास में वहां से आई, तो यहां से जब मेरे पास में आई उसका 10% आया, तो कितना है उसके पास में, 5000 किलो जूल्स। जिसको ऐसे नहीं आता, दूसरी साइड देखो, 5000 का 10% हो जाने से 500, उसका 10% होने से 50, उसका 10% होने से 5। तो दैट इज वाई द टॉप वाला जो है ट्रॉफिक लेवल, उसके पास कितनी एनर्जी हो गई, 5000 किलो जूल्स। दैट हैपेंस टू बी द डी ऑप्शन। फाइन, चलिए, विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39 है, ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी आर प्रोड्यूसर्स। ऑब्वियसली प्लांट्स प्रोड्यूसर्स होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी फर्स्ट ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करने वाला ग्रुप था, सो दैट मीन्स ए इज करेक्ट।
कोई प्रॉब्लम नहीं है ए से। लेट्स टॉक अबाउट बी। ग्रीन प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ग्रीन प्लांट्स तो खुद खाना बनाते हैं, कहाँ से लेते हैं? सॉइल से। सॉइल में क्या होता है? मिनरल्स। सो दैट मीन्स दे गेट फूड नहीं, दे मेक फूड। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। लेट्स टॉक अबाउट द सी स्टेटमेंट। प्रोड्यूसर्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी मैंने आपको यही बोला, मिनरल से बनाते हैं, सॉइल से लेते हैं। व्हाट इज दैट? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो दिस इज करेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट द डी ऑप्शन। प्लांट्स कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, दैट इज नोन एज फोटोसिंथेसिस, सो व्हिच इज आल्सो करेक्ट। पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनकरेक्ट। देयरफॉर द बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट एंड द आंसर फॉर द क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 40। गिवन बिलो इज द फिगर at the various trophic levels are shown in a pyramid. Very correct. At which trophic level is maximum energy available? सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में? अभी मैंने आपको सिखाया मैक्सिमम एनर्जी किस में होता है? टॉप। उसमें टॉप मतलब फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में, टॉप वाला नहीं, उसमें नहीं, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल में वो जाके ट्रांसफर करता है 10% टू द T2, फिर T2 से T3 में 10%। दैट मीन्स मेरे पास मैक्सिमम एनर्जी T1 से फ्लो होके T2 के पास जाएगी, T2 से जाके T3 के पास एंड सो ऑन। सो मैक्सिमम एनर्जी इज अवेलेबल विद द T1। So that means the answer for the question happens to be the C option. अभी हम जियोलॉजी पोर्शन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 41, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू अबाउट हार्ट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक काम करते हैं, हार्ट का डबल सर्कुलेशन समझ लेते हैं। ओके 41, दैट इज आंसर इज दिस योर सी। तो ये कैसे हुआ देखो, दिस इज हार्ट, फोर्थ चैम्बर, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, बॉडी, and this is lungs. Now thing is that the body is giving deoxygenated blood to right auricle, that is going to right ventricle. Then after that, with the help of pulmonary artery, the deoxygenated blood is going towards lungs. Now from lungs, the pulmonary veins, oxygenated blood leke it is going towards left auricle, then to left ventricle, then with the help of aorta it is supplying towards body again. Okay, oxygenated blood. So in that case, the double circulation, the heart is receiving blood twice. Now what are the statements? Left atrium receives oxygenated blood from different parts of the body, while right atrium receives deoxygenated blood from lungs. No, this is incorrect. Left ventricle pumps oxygenated blood to different body parts, while right ventricle pumps deoxygenated blood to lungs. Yes, क्योंकि यहाँ पे हमने दिखाया this right ventricle is pumping deoxygenated blood. This is deoxygenated blood towards lungs. Okay. Now third option, that is third statement, left atrium transfers oxygenated blood to right ventricle while sends it to the different body parts. No, whenever left auricle is receiving oxygenated blood from lungs with the help of pulmonary veins, it is received by left ventricle and directly pour into the aorta. Now aorta is supplying oxygenated blood towards the body. This will be the correct option, but in case of statement number 3, this is incorrect. Now number 4, right atrium receives deoxygenated blood from different parts of the body, while left ventricle pumps oxygenated blood to different parts of the body. Correct, because this particular portion, that is right auricle, is receiving the deoxygenated blood from the body, and this particular portion, left ventricle, is supplying the oxygenated blood towards the body. So in that case, the answer is C. Okay. Now we're moving to the next question, that is question number 42. Question number 42 is an interesting question which is actually related to reflex arc or reflex action in our body, which is a correct sequence of the component of reflex arc. Now the thing is that the answer will be D. So in what way it is D? I am explaining it. 42, the answer is D. I am changing the color. Now in reflex arc, the receptor is, suppose, the knee area or the knee muscle. Knee area muscle. With the help of hammer or something, we are giving pressure in the knee part. So in that case, the receptor is taking the information from the environment. After that, it will pass that same information to the sensory neuron. Now sensory neurons are part of afferent nerves, which is taking the information from environment. Afferent nerves bundles itself is made up of sensory neuron because they are taking the information from receptors. Now the thing is that after afferent nerve, this is giving to the spinal cord. Before that, the spinal nerves will act on it. Spinal nerves
In higher classes you will get the name, but for simple explanation I am writing as a simple spinal nerves. Now after spinal nerve, this is going to the central nervous system. That's mainly our spinal cord is also a part of the central nervous system. Then here they are interpreting this information, and after that our body will show action and reaction with the help of motor neuron via muscle. Okay. Now motor neuron is coming out. This is motor neuron and this is a part of efferent branch. This is part of efferent branch. Okay. Now this efferent branch is giving information to muscle. In our muscle there are certain neuromuscular junctions are there. You will get in the higher classes. With the help of this neuromuscular junction, muscle will show certain response, and whenever we are giving pressure to certain area, our body will show certain quick response, and this is nothing but a type of reflex action. Now this type of reflex action is nothing but a simple stretch reflexes which normally seen with the help of which is normally send the signal with the help of spinal cord. But whenever we are taking the example like breathing, like your heartbeat regulation or vomiting, salivation, these are vital reflexes which are normally controlled by brain and is also part of central nervous system. So we know that the central nervous system is divided into brain and spinal cord. The vital reflexes are actually under the control of brain and simple stretch reflexes are actually under the control of spinal cord. So therefore they have mentioned the spinal cord instead of brain. Okay, and this is the best example whenever we are dealing with a muscle or whenever we are dealing with a bone or the pin pricking on a fingertip, everything is actually associated with the spinal cord reflex action. Okay, so we're moving to the next question. That is question number 43. Question number 43. Which of the following statements about transmission of nerve impulse is incorrect? Now the first option is nerve impulse travels from dendritic end towards the axonal end. Now incorrect, this is correct because the nerve impulse is actually received from the dendritic end and is passed towards the axonal end. So first of all I am drawing one diagram of neurons. In that basis you will get the clear picture of the question. The answer later on we will write. This is a neuron, multipolar neuron with certain dendritic ends. Okay, these are dendritic ends and this is axon and these are synaptic bulbs. So this part is dendrites, this is cyton or cell body, this part is axon and this is synaptic bulb or axonal bulb. Okay, so the first option is correct because the impulse is carried from this part and first dendrite, then it's going to this particular area if you see the arrow like this. Okay. The second one, at the dendritic end, the electrical impulses bring about the release of some chemicals which generate an electrical impulse at the axonal end of another neuron. No, the thing is that if you see the magnified vision or magnified image of this particular bulb, this is like this, axonal bulb. It contains certain synaptic vesicle and inside it certain small pole-like structures are there. This is nothing but a certain chemical termed as, like for example acetylcholine, it may be GABA, some other neurotransmitter. It is actually stored by the axonal bulb. It's not stored by dendritic area. So in that reference, if you see at the dendritic end, the electrical impulses bring about the release of some chemicals which generate an electrical impulse at the axonal end of another neuron, it is false. This is incorrect because axonal bulbs are involved in the release of neurotransmitter. Dendrites are only receive the electrical impulse or signal and passing it to the axon for the further transmission. Okay, so the B is incorrect. Therefore, our answer is B. Now, what are the other options? In option number C, the chemicals released from the axonal end of one neuron cross the synapse and generate a similar electrical impulse in a dendrite of another neuron. We have already discussed that this particular part is synaptic vesicle, synaptic knob, axonal bulb. It contains inside the synaptic vesicles ball-like structure with certain chemical termed as neurotransmitter. Now this option is correct because already we have explained over with the help of a diagram. Now number D, a neuron transmit electrical impulse not only to another neuron but also to the muscle and gland. Yes, because in our muscle certain neuromuscular junctions are made with the help of certain neuron end plates together with the circulemma. Now in the touch between the circulemma and the neuron end plate is termed as motor end plate or neuromuscular junction. Therefore D is also correct. The need of the question is to choose the incorrect option. Therefore the answer is B in question number 43. We are moving to the next question, that is 44. This is very simple question.
Which of the following endocrine gland is unpaired? Now the thing is that in case of adrenal gland दो रहते हैं in one kidney, in the right one as well as in the left kidney, in the upper side. Therefore, they are also termed as suprarenal glands. Testis 2, ovary 2, but pituitary gland is only one. We cannot refer the anterior pituitary or posterior pituitary as paired because pituitary glands is divided into two pouches. This is two pouches, but they are not paired, they are unpaired. Okay. Therefore, in question number 44, the answer is C, pituitary. We are moving to the next question, that is 45. Okay. Now in case of 45, select the incorrect statement. Here the answer is B. 45, the answer is B. I am explaining why. Select the incorrect. Now the thing is that reduction in weight of the organism due to starvation is genetically controlled. No. So whenever we are not taking food for some time, the deposited fat inside our body get reduced. In that way, we can reduce our obesity also. Okay. So the answer is not directly linked to the genetically modification. Sometime it may happen is actually triggering your changing the genetic makeup. But initial stages, when we are not taking food for some days, the fat content lower down. In that way, the body weight get reduced. So answer is B. Now in A, frequency of certain genes in a population change over several generations resulting in evolution. Yes, because certain alleles are there, viable DNA. This viable DNA, whenever they get exposed to different niche like climate, different food or different habitat, in that case the changes the allelic frequency. Now the change of allelic frequency is a reason of change of phenotypic expression and it leads to speciation. So in that case A is correct. Now answer this option C. Why it is correct? Low weight parents can have heavy weight progeny. Yes, because our diet can change our genetic pattern somehow in a longer term. So in that basis, if the parents are in lower weight or the weight is less in the case of parents, the progenies can gain weight later also in their life. Okay, in the lifespan. Now D, traits which are not inherited over generation do not cause evolution. Certain traits are there which are determined by certain alleles. So in that way, if they are not expressive, they are not related to any evolution because they remain suppressed for generation after generation. If somehow they get expressed, then only they are ready for the speciation or the changes in the allelic frequency. In that term, you can say they can cause evolution. Okay. So I hope you have seen the answers correctly, properly out here. Chaliye, all the best. Looking forward to see you in the classes. Thank you very much. Thank you.